हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल अपडेट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक देखिएगा तो बहुत सारी चीजें आपके साथ हमने चर्चा किया था। जो बेट एग्जाम होगा किस आधार पर लिया जाएगा, उसका पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी कि जिसमें कि बहुत सारे इस बार जो है वैकेंसी आने वाला है डिफरेंट सब्जेक्ट में। बहुत सारे छात्रों को दो चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था कि सर कि मेरा ये सब्जेक्ट है, क्या मेरे सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर मान लीजिए या बेट, पहले बेट होगा उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका नियुक्ति निकलेगा, तो आखिर मेरा सब्जेक्ट इसमें रहेगा या नहीं रहेगा। और साथ ही बहुत सारे छात्रों का प्रश्न था कि जैसे कि बेट जो आयोजित होगा तो उसमें तो उम्र सीमा की लिमिट नहीं होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या उम्र सीमा मैक्सिमम उसका एज लिमिट कितना है, आज की इस वीडियो में उन दोनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है और अधिकतम जो मैक्सिमम उम्र सीमा है ऑफिशियल अपडेट के साथ जो उसका प्रूफ है उसके साथ हम आपके साथ ये चर्चा करेंगे, जिससे कि आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि नहीं सर कि हम इसका तैयारी किए लेकिन नहीं हो पाया, आखिर क्या होगा इसमें। उन सभी पर हम लोग ऑफिशियल अपडेट के आधार पर सारी चीजें चर्चा करेंगे। जो छात्र नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से हमने आपको बताया था कि इस बार जो है बिहार में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करीब जो है 4000 से ज्यादा पद, 4261 पद की जो है नियुक्ति की जाएगी डिफरेंट सब्जेक्ट में। छात्रों का यही प्रश्न है कि सर ये डिफरेंट सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, तो वही हम लोग ऑफिशियल अपडेट पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस सब जानकारी जो हमें मिलेगी, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन BSUSC, इस पर आपको सारे उसके आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग उम्र सीमा की बात करते हैं। अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, सिर्फ आप पीजी किए हुए हैं तो पीजी के आधार पर आप नेट JRF क्वालिफाइड है या फिर आप बेट क्वालिफाइड, इस बार जो बेट होगा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जो है नियुक्ति होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आएगी और उसके बाद जो है नियुक्ति प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जाएगी। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा PhD वगैरह जो कैंडिडेट अगर नहीं भी हैं तो वो भी उनकी नियुक्ति भी की जाएगी। इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि PhD वाले को तो ज्यादा अंक मिलेंगे, उन्होंने जो PhD किया बिल्कुल मिलेगा। जो छात्र 5 से 6 साल, 3 साल, 4 साल जो PhD करेंगे उनको तो वेटेज मिलेगा ही, उनका बेनिफिट उनको बिल्कुल मिलेगा ही। अब सवाल उठता है कि सर कि उनको अगर ज्यादा अंक मिल गए, जैसे कि अभी बिहार में देखिएगा 30 अंक PhD के लिए मिलते हैं, अगर उनको ज्यादा अंक मिल गए तो मेरा चयन तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको सिर्फ पीजी के आधार पर जो नेट JRF क्वालिफाइड है या फिर सेट जो सेट है आपका या फिर बेट की बात करें क्वालिफाइड है और उनका चयन हुआ है। अब उसमें डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है और कौन सा सब्जेक्ट है, PhD कैंडिडेट उसमें कितना अप्लाई किए हैं, ये सारे बहुत सारे, जैसे कि आप एग्जाम कोई भी देते हैं, मान लीजिए आप स्टेट एग्जाम देते हैं, BPSC एग्जाम देते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हैं, तो क्या सभी का चयन हो ही जाता है? अब उसमें बोलिएगा सर कि जो UPSC का तैयारी कर रहा है उन लोग को जल्दी होगा, बिल्कुल होगा। जो मेहनत करेगा, जो छात्र पहले से ही प्रयासरत है, उनका तो चयन बिल्कुल होगा। आप भी उस तरह से आप काम कीजिए, बिल्कुल चयन होगा। तो ये माइंड में जो कंफ्यूजन है इसको हटा दीजिए। बिल्कुल आपको यहाँ पर अगर आप पूरी जी जान लगाकर मेहनत किसी भी एग्जाम के लिए आप करते हैं, बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा ही। उम्र सीमा की बात करें, जो इसको लेकर बहुत सारे छात्र का प्रश्न उठ रहा था कि सर कि मेरा एज इतना हो चुका है, हम यहाँ पर टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, तो मैक्सिमम एज का हमको बताइए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मैक्सिमम एज कितना चाहिए। तो वो चीज क्लियर हो चुका है कि 55 वर्ष। जिन छात्रों का 55 वर्ष मैक्सिमम जो है 55 वर्ष जिन छात्रों का हुआ है और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस भी है, उम्र सीमा यहाँ पर बताया गया है। सहायक प्रधानाध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा, ध्यान रखिएगा 2020 में इससे पहले जो है बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई थी बिहार में, और उसमें देखिएगा उनका कट ऑफ डेट रखा गया था 1 जनवरी 2020। अब देखिएगा मान लीजिए 2025 में आता है, 2024 या 25 में आता है, तो मान के 25 चलिए, तो इस बार कट ऑफ होगा 1 जनवरी 2025
जो कि 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये उम्र सीमा की रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट हमने आपको बता दिया है, तो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब आते हैं सब्जेक्ट पे, स्पेसिफिक बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे और टोटल कितने सब्जेक्ट रहेंगे। ये ऑफिशियल अपडेट है जो आपके साथ हम अभी आपके साथ वो चर्चा भी करेंगे। टोटल इसमें सब्जेक्ट रहेंगे 53। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यूजीसी नेट जो जेआरएफ होता है वो 90 से ज्यादा सब्जेक्ट का एग्जाम लेता है। उसी तरह जो झारखंड में जेट एग्जाम होता है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 43 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन लेता है। उसी तरह जो बिहार बेट एग्जाम होता है, या फिर बिहार में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट है वो 53 सब्जेक्ट है। तब इसका ऑफिशियल अपडेट कहां पर हमको मिलेगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर आना है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन BSUSC, इसी में आप देखिएगा तो 2020 में जो नियुक्ति हुई थी आप यहां पर देखिएगा तो अलग अलग सब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है, जियोग्राफी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उर्दू, फिर बांग्ला, फिर आपका देखिएगा ज्योतिष, पुराण, इन सभी में नियुक्ति हुई है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा तो बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपका पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। इसके अलावा आपका कर्माकांड, दर्शन, अंबेडकर थॉट, जियोलॉजी, गांधीयन थॉट, अंगिका, इन सभी पर जो है पिछली बार नियुक्ति हुई थी। इसी तरह आप देखिएगा तो टोटल 53 सब्जेक्ट हैं। आप यहां पर देखिएगा एक लिस्ट, अनुसूची एक 1 जारी किया गया था पिछले एग्जाम जो हुआ था, उसमें देखिएगा अनुसूची 1 है, इसमें सारा लिस्ट यहां पर दिया हुआ है। मेन सब्जेक्ट के रूप में आपका कोर सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे जूलॉजी, तो जूलॉजी अब जरूरी नहीं कि जूलॉजी ऑनर्स से किए हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है कुछ एलाइड या रिलेवेंट सब्जेक्ट में अपना पीजी करते हैं। ध्यान रखिएगा ये पीजी सब्जेक्ट के आधार पर बता रहे हैं कि आप जिस सब्जेक्ट में पीजी किए हुए उस आधार पर। तो जैसे जूलॉजी है तो जूलॉजी में एलाइड या जो रिलेवेंट सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आप हो सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट के रूप में पीजी में आपने फिश एंड फिशरीज का किए होंगे, एक्वाकल्चर का, एटनोमोलॉजी का, लाइफ साइंस या बायो साइंस का। बहुत सारे छात्र होते हैं कि लाइफ साइंस से या बायो साइंस से अपना जो है पीजी किए हुए होते हैं, तो बिल्कुल वो सारे एलिजिबल हैं। एनिमल वगैरह हो गया आपका, बायोकेमिस्ट्री, एनिमल साइकोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, इन सभी सब्जेक्ट से अगर आपने किया है तो आप बिल्कुल ये बेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपका एलिजिबल है। जियोलॉजी है आपका अप्लाइड जियोलॉजी या फिर अर्थ साइंस से आपने पीजी किया हुआ तो एलिजिबल है। पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से किए हुए हैं तो बिल्कुल एलिजिबल है। मैनेजमेंट में अगर आपने मार्केटिंग में या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एचआर में, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में, ऑपरेशन मैनेजमेंट में, कॉमर्स में आपने किया हुआ है, या फिर आप इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, आपका आप भर सकते हैं। तो इसी तरह आप देखिएगा तो ये टोटल 53 सब्जेक्ट होता है। हम यहाँ पर तो सब सब्जेक्ट देखिएगा, आप तो यहाँ पर दिया हुआ है, सोशियोलॉजी है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में भी बहुत सारा यहाँ पर रिलेवेंट और जो कोर्स मतलब कि मेन सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो साइकोलॉजी से नहीं किए हुए हैं पीजी अपना, लेकिन उसी से रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है एलाइड सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है तो भी आप भर सकते हैं, जिसका लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। संस्कृत से जिन्होंने ट्रेडिशनल संस्कृत जैसे कि वेद से धर्म शास्त्र से साहित्य, व्याकरण वगैरह, तो इन सब से जिन्होंने किया है पीजी वगैरह तो वो भी एलिजिबल है। हिंदी से किए हुए हैं, हिंदी में भी आपका बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हिंदी में आपने भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर किए हुए हैं, तुलनात्मक साहित्य में स्नातकोत्तर है, अनुवाद विज्ञान में स्नातकोत्तर है, लोक साहित्य में स्नातकोत्तर है तो आप भर सकते हैं। उर्दू है तो भर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज में, इस्लामिक में आपका अरब कल्चर और इस्लामिक स्टडीज में या फिर अरब कल्चर में, थियोलॉजी में आपने किया है, अरबिक जो किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज या अरब कल्चर थियोलॉजी। पार्सियन में किए हुए पर्सियन को भी यहाँ पर जो है मतलब कि शामिल किया गया है। मैथमेटिक्स में आपको हो सकता है कि कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, फिर आपका मैथमेटिकल साइंस, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स वगैरह। बॉटनी है, बॉटनी में बहुत सारे मेन सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट से आपने किया है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हो सकता है फिजिकल से, इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से,
अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल, इन्वायरमेंटल, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कॉमर्शियल मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस, इन सभी सब्जेक्ट्स है। पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, इन सभी से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन सभी से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। होम साइंस में आपका एमए या एमएससी है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन में, फिर फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में, एक्सटेंशन, एजुकेशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, इन सभी से है तो आप एलिजिबल है। उसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री से अगर आपने पीजी किया हुआ है उसमें भी आपका स्पेशलाइजेशन आपका है, रिलेवेंट सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, फिर एंशिएंट इंडियन एंड एशियन स्टडीज, तो आप एलिजिबल है। म्यूजिक में अगर आपका है तो भी एलिजिबल है। पर्सन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, बहुत सारे रिलेवेंट सब्जेक्ट दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप किया हुआ है अलग अलग रिलेवेंट सब्जेक्ट में। 2 ईयर का एमएससी है या फिर 5 इयर्स का एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, 2 ईयर का एमएससी इन इंस्ट्रूमेंटेशन है तो आप एलिजिबल है। फिजिक्स में आपने किया है, मैथली में किया हुआ है तो उसका भी है। इंग्लिश में आपने किया है, इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन रिलेवेंट सब्जेक्ट किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इंग्लिश में देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज यहाँ पर है, जैसे कि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं ना कि अपना जो ग्रेजुएशन करते हैं, मान लीजिए कुछ और सब्जेक्ट से किए हैं और पीजी जाकर दूसरे सब्जेक्ट से कर लिए, बाकी सब में तो चलेगा लेकिन मैथिली और इंग्लिश में नहीं चलेगा। अगर मैथिली में अगर पीजी आपने किया है, जैसे कि मैथिली में भाषा अनुवाद में, भाषा विज्ञान में, अनुवाद विज्ञान में, लोक साहित्य में, तुलनात्मक साहित्य में, तो आपके लिए जरूरी है कि आपका ग्रेजुएशन में भी मैथिली भाषा रहा हो, तभी आप एलिजिबल होंगे। उसी तरह इंग्लिश ऑनर्स में आपने पीजी किया हुआ है, एमए किया हुआ है इंग्लिश में, आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट या तो हो सकता है कंपैरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज, फोल्क लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या फिर लिटरेचर इन इंग्लिश। तो उन के लिए जरूरी है कि जो भी कैंडिडेट एमए इन इंग्लिश किए हुए इन सारे रिलेवेंट सब्जेक्ट में, उनका बीए भी इंग्लिश होना चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश ऑनर्स होना चाहिए। बाकी किसी और सब्जेक्ट में ये अप्लाई नहीं होता है लेकिन इसमें अप्लाई होता है। बाकी सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए आपने जो है ग्रेजुएशन जो किया था, आपका कोई छात्र जो है ये बीएससी वगैरह किया था, बाद में जाकर हिंदी किया पीजी में, तो उसके लिए लागू नहीं होता है, लेकिन मैथिली और इंग्लिश के लिए लागू होता है। एस्थेटिक्स में, जर्नलिज्म में, लॉ में, कॉमर्स से आपने एमकॉम किया हुआ है तो ये एलिजिबल हैं। साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में किए हुए हैं, गांधीयन थॉट्स में किए हुए हैं तो आप ये सब एलिजिबल हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि 53 सब्जेक्ट यहाँ पर है। मेन सब्जेक्ट में देखिएगा तो ये टोटल दिख रहा है आपको यहाँ पर कितना, 33, लेकिन इसका बहुत सारे रिलेवेंट और जो कोर सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत रखा गया है कि अगर इन सभी सब्जेक्ट से भी आपका अगर पीजी है में रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो भी आप एलिजिबल है। मतलब 53 सब्जेक्ट से आप यहाँ पर जो है शामिल किया गया है, आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आप अपना सब्जेक्ट मिला लीजिए, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी जो है आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। इसका सिलेबस भी हम पे पिछला वीडियो में हमने आपको साथ डिस्कस किया था। 2 पेपर रहेंगे बेट का, जिसमें कि पेपर 1 जो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और पेपर 2 आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट रहेगा, जिसका सिलेबस जो है अभी तक जो इसका ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका नेट जेआरएफ के जैसा ही सिलेबस रहेगा, वो हमने आपके साथ चर्चा कर दिया है। तो वहां से सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। बहुत सारे सिलेबस तो हम टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिए, बहुत सारे पेपर 1 के, मेन सब्जेक्ट के, तो बहुत सारे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे बाकी के सब्जेक्ट के हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। क्लासेस भी बहुत सारे, जैसे कि पेपर 1 का क्लासेस हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पेपर 2 में अभी आपका कॉमर्स का स्टार्ट हो चुका है, इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो चुका है, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, मैथमेटिक्स का, लॉ का, मैनेजमेंट का, इन सभी का जो है क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुका है। तो जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक वो ज्वाइन कर लीजिए। और पेपर 2 की प्रतीक्षा मत कीजिए, बहुत सारे छात्र पेपर 1 भी क्लास करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी आज से ही प्रारंभ हो जाए। क्लियर है? और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है छठ और दीपावली का, अभी आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही कम फीस पर जो है आप क्लासेस जो है आप
ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट क्लासेस में आप जुड़ जाइए। ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो हमने आपके साथ चर्चा कर दिया है। क्लासेस में आपको हर चीज उपलब्ध होगी। मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज कर सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीज आपको यहाँ पर मिलेगा जिससे कि आप तैयारी कर सकते हैं। अभी पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुका है। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए या फिर सीधे हमारा जो वेबसाइट है स्वरूपacademy.com या फिर जो स्वरूप लर्निंग ऐप जो हमारा एप्लीकेशन है उसके माध्यम से क्लासेस या दोनों पेपर का, पेपर 1 का, पेपर 2 का आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।